Let me be very honest. It is completely okay to write literature review without using zero AI. And it is completely possible to get your literature review rejected even if you are using AI. Today in this video I am not going to hype AI. मैं ये नहीं बताने वाली हूँ कि AI यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. But in this video I am going to help you understand what is actually allowed, what is tolerated, and what is silently damaging your literature review. Stay till end to get clarity on how to use AI to get maximum output without the fear of rejection. Hello everyone, welcome back to the channel. I am Dr. Surbi Acharya, founder of Sinraj Education. At Sinraj, we help scholars to pursue their PhD with confidence and clarity. And आज की इस वाली वीडियो में I am going to help you understand the usage of AI and किस तरीके से आप ethical usage करते हुए अपने रिसर्च को और ज़्यादा बेटर बना सकते हो. रिव्यूअर्स का इशू एआई यूज करने से नहीं है, बल्कि रिव्यूअर्स का मेन इशू है आपकी थिंकिंग शैलो है, सिंथेसिस मिसिंग है और गैप्स वीक है. मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स एआई को प्राइमरी थिंकर बना देते हैं एंड ये सबसे बड़ा इशू है इन रिसर्च वर्ल्ड. यू डोंट अंडरस्टैंड योर रिसर्च, यू डोंट नो कि क्या गैप्स हैं, यू डोंट अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव. आप सिंपली एआई टूल पे जाते हो, अपना टॉपिक लिखते हो कि एक्सट्रैक्ट ऑल दीज थिंग्स, राइट अ रिसर्च पेपर फॉर मी, और उसके बाद एआई पूरा का पूरा एक आपको आउटपुट दे देता है एंड यू सिंपली पेस्ट और रिव्यूअर्स के पास आप चले जाते हो. Reviewers are not worried about you using AI, but they are concerned and they evaluate your research based on synthesis क्या है, gaps क्या है, and how much you are understanding your research. AI आने से पहले भी researches होती थी. AI आने से पहले भी लोग अपनी PhD की डिग्री अटेन कर रहे थे. तो वो कुछ तो ऐसा कर रहे थे जो AI के आने के बाद खत्म नहीं हुआ. एआई आपके कार की पैसेंजर प्रिंसेस है. वो आपको डायरेक्शन में हेल्प कर सकती है, बट वो आपके स्टीयरिंग को संभाल नहीं सकती. आज भी बहुत सारे स्कॉलर्स विदाउट यूजिंग एआई अपना रिसर्च कर रहे हैं. दे आर यूजिंग सम मैनुअल फ्रेमवर्क्स जो उनको हेल्प करता है उनका डेटा एक्सट्रैक्ट करने में एंड उनको हेल्प करता है अपने रिसर्च को और ज़्यादा क्लियर एंड कॉन्फिडेंट बनाने में. मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स आस्क मी कि मैम एक्चुअली कितना एआई अलाउड है. कभी कभी जर्नल्स ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पे क्लेम करते हैं कि हमें 10% से कम या फिर 20% से कम एआई डिटेक्शन चाहिए. लेकिन एक्चुअली में वो होता क्या है? वो होता है कि आप उसको पॉलिश करने में यूज कर सकते हो. बिफोर एआई देयर आर पैराफ्रेजिंग टूल्स. बिफोर एआई देयर आर सच वेबसाइट्स जहां पर हम जाके हमारी अकेडमिक कॉन्टेक्स्ट को पॉलिश करते थे टू मेक इट मोर प्रेजेंटेबल. बट उस टाइम पर इतना ज़्यादा एआई का इन्फ्लुएंस नहीं था, तो इसीलिए जब हम प्लेगरिज्म चेक करते थे तो वहाँ पे एआई डिटेक्शन नहीं आता था. बट टुडे देयर आर 100 रिसर्च टूल्स जो क्लेम करते हैं कि हम आपका रिसर्च पेपर, हम आपका थीसिस, हम आपकी एंटायर पीएचडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई. तो इसीलिए जिस जिस तरीके के टूल्स आते जाते हैं उसी तरीके के जर्नल्स की गाइडलाइंस में भी एडवांसमेंट होती है. सो नाउ जो जर्नल्स हैं दे क्लेम कि आइदर 10% से कम या फिर 20% से कम उनको एआई डिटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है. इन जर्नल व्यू AI can be used for language polishing, grammar, understanding complex text, and organizing references and understanding the research papers. AI कहाँ पर यूज़ नहीं करना चाहिए? एनालिसिस लिखने में, सिंथेसाइज करने में एंड रिसर्च गैप को क्रिएट करने में. हाउ टू यूज़ AI एथिकली. किस तरीके से आप AI की यूज़ से एक अच्छा और बढ़िया सिंथेसाइज कर सकते हो, उससे पहले आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि AI सिर्फ एक हेल्पर है. You need to have a clear framework that will help you to understand your research better
एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड योर रिसर्च बेटर, तभी आप एक एक्सटर्नल हेल्प के साथ उसको और ज़्यादा क्लियर और स्ट्रक्चर्ड कर सकते हो. At Raj, we help scholars with the thinking framework. We help them and we give them frameworks जो उनकी रिसर्च के लिए बेटर है, टिप्स एंड ट्रिक्स जो उनकी रिसर्च को एलिवेट करता है, एंड वाइल दे आर गिविंग डिफेंस, वो अपनी रिसर्च को और ज़्यादा बेटर तरीके से डिफेंड कर सकते हैं. इन माई व्यू, ह्यूमन फर्स्ट लिटरेचर रिव्यू फ्रेमवर्क किसी भी लिटरेचर रिव्यू के लिए एक बैकबोन साबित हो सकता है. To understanding your research manually, to make your literature review better by understanding the process, understanding the structure, and manually doing all the work. The step one is manual reading. Not skimming, not AI summaries. रीडिंग का मतलब है ऑथर क्या कह रहा है, एविडेंस क्या है और दूसरे पेपर से ये कैसे कनेक्ट होता है. आफ्टर यू आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, आस्क योरसेल्फ, कैन आई एक्सप्लेन दिस पेपर ओरली? अगर आप इसका आंसर खुद दे पा रहे हो, इसका मतलब है कि आपने अपने रिसर्च पेपर को प्रॉपरली पढ़ा है. सो हियर आर द 5 स्टेप्स जो आपको यूज करने हैं व्हाइल यू आर रीडिंग योर रिसर्च पेपर. इन 5 स्टेप्स के अकॉर्डिंगली अगर रिसर्च पेपर पढ़ रहे हो तो फ्रेमवर्क का पहला स्टेप आपके लिए क्लियर है और इसमें एआई की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. स्टेप नंबर 2 है स्ट्रक्चर्ड नोट मेकिंग. फ्रॉम हेयर योर एक्चुअल लिटरेचर रिव्यू स्टार्ट्स. At Sanraj, I always insist my scholars to understand the papers और उसको themes के accordingly group करो. Then method, finding, decisions को अलग से note करो. Copy और paste नहीं करना है. You can write everything in your own language. यहाँ पे आप tables को use कर सकते हो. Reviewers को narrative नहीं, आपका structure चाहिए. एंड ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप पहले इंग्लिश में लिखोगे या हिंदी में लिखोगे. सबसे पहले आप जब भी कोई भी पेपर पढ़ रहे हो उसको अपनी लैंग्वेज में लिखो जो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो. आपको इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स में लिखना है, परफेक्ट. यू वांट टू राइट इन बंगाली, मराठी, एवरीथिंग इज परफेक्ट. अनटिल अनलेस आपका जो रिसर्च है, आपका जो लिटरेचर रिव्यू है वो फाइनल ड्राफ्ट पे नहीं जा रहा, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको किसी भी लैंग्वेज में किसी भी तरीके से लिख सकते हो. पॉइंट ये है कि आपको आपकी लिटरेचर रिव्यू समझ में आए. पॉइंट ये है कि आप अपना रिसर्च किसी को समझा सको. और आप वो कब समझा सकते हो? जब आप उसको अपनी लैंग्वेज में समझते हो. तो सबसे पहले आप अपने पेपर्स को, रिसर्च को प्रॉपरली समझो, उसको लिखो और उसके बाद फाइनल ड्राफ्टिंग में जो भी एकेडमिक लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करो. स्टेप नंबर 3 है सिंथेसिस. सिंथेसिस एक ऐसा पार्ट है लिटरेचर रिव्यू का जहां पे मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स क्या करते हैं, वो एआई का यूज करते हैं. बट अगर आप सनराज के स्टूडेंट हो या आप ये वाली वीडियो देख रहे हो तो आफ्टर दिस फ्रेमवर्क आपको एआई की जरूरत नहीं पड़ने वाली है. सिंथेसाइज का बेसिक मीनिंग है पेपर 1 प्लस पेपर 2 एंड पेपर 3. इन तीनों को कंबाइन करके क्या न्यू अंडरस्टैंडिंग आ रही है. तो अगर आपने पहले वाले स्टेप पे सब कुछ फनल के अकॉर्डिंगली प्रॉपरली लिख लिया है तो इस वाले स्टेप पे आपको इशू नहीं आएगा. बिकॉज आपको पता है कि पेपर 1 ने ये कहा, 2 ने ये कहा और 3 ने ये कहा. इन तीनों को कंबाइन करके क्या कोई नई अंडरस्टैंडिंग बन रही है या नहीं बन रही है. एक चार्ट पेपर ले सकते हो, एक कॉपी ले सकते हो, अपने पेपर का कीवर्ड सेंटर में लिखो एंड देन स्टार्ट ड्राफ्टिंग दी लाइंस. और उन लाइन के ऊपर आप जितने भी पेपर्स हैं उनकी मेजर थीम लिख सकते हो. 3 ही चीजें हो सकती हैं. या तो आपका जो रिसर्च पेपर है वो आपके रिसर्च के फॉर में जाएगा या अगेंस्ट में जाएगा, या फिर वो उन दोनों ही चीजों में फॉल नहीं करेगा. ओके, सो व्हाइल यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स तो आपको अपने पेपर्स को समझने का टाइम भी मिल जाएगा. ऑल्सो आप जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, फ्यूचर रिकमेंडेशंस हैं, उसको भी इजीली ड्राफ्ट कर सकोगे. और ये सब कुछ मैनुअली करोगे तो रिसर्च ज़्यादा अच्छे तरीके से आप समझ पाओगे. Reviewers are genuinely not interested in your paper citations. They are basically interested in your thinking.
आप अपने रिसर्च के बारे में क्या सोचते हो? आपकी रिसर्च से क्या आउटपुट आएगी? कौन सी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो? एंड हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट? सो इन स्टेप नंबर 3, द सिंथेसिस पार्ट, यू नीड टू मेक श्योर कि जो भी स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 में आपने किया है, आप उसको ईजिली ड्राफ्ट कर सकते हो। क्योंकि जब आप किसी को अपना रिसर्च पेपर समझा पाओगे, इसका मतलब है कि आपका जो फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट है वो कंप्लीटली 110% ऑन पॉइंट है। एंड जो स्टेप नंबर 3 है वो बहुत इजी है, सिंथेसाइज करना है कि एक्चुअली में हुआ क्या है। तो 1 एंड 2 स्टेप क्लियर है, तो स्टेप 3 ऑटोमेटिकली आपका क्लियर हो जाएगा। नाउ स्टेप 4, राइटिंग। पहले सब कुछ खुद लिखो, किसने क्या बोला, क्या हुआ, कैसे हुआ, जो भी टेबल्स बनाने हैं वो अपने आप लिखो। जब लिखना शुरू करोगे तो आप अपने सारे सेंसेस के साथ वो काम को फोकस होके कर रहे हो। सो व्हाइल यू आर राइटिंग, योर आइज आर सीइंग, योर ब्रेन इज रीडिंग, ठीक है? तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में आपकी रिसर्च किस डायरेक्शन में जा रही है। टाइम टेकिंग है मैनुअल प्रोसेस, लेकिन मैनुअल प्रोसेस श्योर शॉर्ट आपको एक्सेप्टेंस दिलाता है, क्योंकि यू आर अंडरस्टैंडिंग योर रिसर्च वे मोर बेटर। फोर्थ स्टेप तक हमने एआई का यूज नहीं करना है। हम पहले पेपर रीड कर रहे हैं, फिर हम नोट्स बना रहे हैं, फिर हम सिंथेसाइज कर रहे हैं एंड फोर्थ वाले पार्ट में हम लिख रहे हैं। अभी भी हम फाइनल ड्राफ्ट तक नहीं पहुंचे हैं। दिस इज सिंपली अ ब्लूप्रिंट ऑफ माय रिसर्च। तो आपने जो भी पढ़ा, जिन भी रिसर्च पेपर्स के बारे में, ग्रे लिटरेचर के बारे में, उन सब चीज़ों को पैराग्राफ फॉर्म में सिंपल लिखना शुरू करो। एआई से पॉलिश हम बाद में करा सकते हैं, ग्रामर मिस्टेक्स हम बाद में ठीक कर सकते हैं। इस टाइम पे मेजर फोकस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ राइटिंग पर। स्टेप नंबर 5 है ओरल डिफेंस टेस्ट। After you are done with all these steps, now comes the step number 5, the defense test. Ask yourself, can I defend this paragraph? Why is this paper here? What does this gap mean? जब आप इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर अपने आप को दे पाओगे, इसका मतलब है नाउ यू आर डिफेंस रेडी। अब रिसर्च पेपर का, आपके पैराग्राफ का, लिटरेचर रिव्यू का कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, यू आर इक्विप्ड विद योर आंसर। ये पांचों स्टेप्स एंड फ्यू एग्जाम्पल्स एंड सम एथिकल यूज ऑफ एआई मैंने एक प्रॉपर ई बुक में ऐड किए हैं। कमेंट मैनुअल एंड आई एम गोइंग टू शेयर दैट पीडीएफ विद यू। नाउ बहुत सारे स्कॉलर्स ये सोच रहे होंगे कि मैम एआई का यूज एक्चुअली करना भी है या नहीं करना, क्या ये अनएथिकल है? देखो, एआई का यूज, कोई भी थर्ड पार्टी का यूज, यू आर टेकिंग हेल्प फ्रॉम समवन, कोई भी चीज गलत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करनी है कि किस चीज को आप कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। मैनुअल वर्किंग को अकॉर्डिंग टू मी 80% ऑफ योर फोकस देना चाहिए। 10% आप किसी की हेल्प ले सकते हो एंड 10% यू कैन यूज एआई टू सिंथेसाइज, टू अंडरस्टैंड योर रिसर्च बेटर। कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन द एआई टूल्स, वो गलत है। This framework will allow you 50% of manual thinking, 30% of the structured framework, 10% optional AI support in grammar and in other context, and 10% scholar judgment. ये आता है एक्सपीरियंस से। आप लोगों से मिलना शुरू करो, अपनी रिसर्च के बारे में बात करना शुरू करो, उससे आपको अपनी रिसर्च में और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। एआई के बिना पीएचडी एक्चुअली में पॉसिबल है, लेकिन विदाउट सिंथेसाइज, विदाउट अंडरस्टैंडिंग योर रिसर्च एंड विदाउट टॉकिंग अबाउट योर रिसर्च, वो पॉसिबल नहीं है। टूल्स, फ्रेमवर्क एंड स्टेप्स आपकी पीएचडी को स्ट्रक्चर बनाते हैं एंड आपको कॉन्फिडेंट। I hope this video brought some light upon how to use AI ethically and किस तरीके से आप अपना लिटरेचर रिव्यू को बेटर फ्रेम कर सकते हो। If you found this video helpful, do share this with your PhD gang. Like this video, subscribe to the channel. I'll be meeting you soon in next video. Till then, take care. Bye-bye.